Hello everyone, welcome to your own channel Udgam Pathshala. I am Pratibha Nagpal and today we are going to start our chapter of class 9th of democratic politics, that is constitutional design. So जैसे कि हम हमेशा mostly चैप्टर्स में दूसरी कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, सो ऐसे ही हम इस चैप्टर में अदर कंट्री का एग्जाम्पल लेके इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को. सो जो हम कंट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका. सो हम साउथ अफ्रीका की स्टोरी जो भी मतलब वहां हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो अपार्थाइड लॉ था, वहां पे कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया, नेल्सन मंडेला जो है वहां पे जो उभर कर आए, तो उस वहां के लीडर उभर कर आए, तो उसके बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. साथ ही साथ लास्ट में हम इसमें अपनी इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना, किस तरह ड्राफ्ट हुआ, और बी आर अम्बेडकर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल के फादर रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे. प्रियम्बल क्या है. सो ये सभी कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका के बारे में. तो जैसे कि हम पता है कि अपार्थाइड लॉ वहां पर था. अपार्थाइड लॉ का मतलब है जो नॉन व्हाइट थे, यानी कि जो ब्लैक कलर पीपल थे, उन पर रोक थी कि वो नहीं रह सकते. कहाँ नहीं रह सकते हैं? व्हाइट कलर पीपल के एरिया में, यानी कि जो व्हाइट कलर पीपल थे, जो गोरे लोग थे, वहां उनका जो भी एरिया था, उनको वहां पर रहने की कोई भी परमिशन नहीं थी. साथ ही साथ उनको ये भी अलाउ नहीं था कि वो अपना कोई भी काम कर सके. कहाँ पर? जो व्हाइट कलर पीपल का एरिया था, वहां पे सेग्रीगेशन पॉलिसी थी. सेग्रीगेशन पॉलिसी का मतलब है कि अलग अलग फैसिलिटीज को दे जाना, यानी कि व्हाइट कलर पीपल की अलग फैसिलिटीज हैं और ब्लैक कलर पीपल के लिए अलग फैसिलिटीज हैं. जैसे कि वहां पे ट्रेन्स उनके लिए सेपरेट थी, टॉयलेट सेपरेट से, बीचेस तक सेपरेट से. फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि ब्लैक और व्हाइट कलर के पीपल के जो चर्चेस थे वो भी अलग अलग थे. यानी कि जो ब्लैक कलर पीपल थे उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि वो व्हाइट कलर पीपल के चर्चेस में भी जा सके. जो ब्लैक कलर पीपल थे उनको बिल्कुल मतलब परमिशन भी नहीं थी कि वो अपना कोई भी एसोसिएशन बना सके. वो नहीं बना सकते थे, ना ही वो प्रोटेस्ट कर सकते थे उनके खिलाफ जो भी उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, टेरिबल ट्रीटमेंट. ठीक है. और अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता भी था तो उसको मार दिया जाता था या फिर उनको जेल भेज दिया जाता था. जो व्हाइट कलर पीपल थे, सॉरी, जो ब्लैक कलर पीपल थे, उनको वोटिंग का भी कोई भी राइट नहीं था, यानी कि वो वोट भी नहीं दे सकते थे इलेक्शन अगर वहां हो रहे हैं तो ये जो भी हमने डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा या अपार्थाइड लॉ के अंडर में आता है. यानी कि अपार्थाइड लॉ क्या है? ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है जो हो रहे हैं व्हाइट कलर और ब्लैक कलर पीपल में. फिर अब इतना सब कुछ हो रहा था वहां पर, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, तो वहां पे नेल्सन मंडेला जो है वहां पे उभर कर आए. नेल्सन मंडेला कौन थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो है आप बोल सकते हो लीडर थे. ठीक है. जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा अपार्थाइड लॉ के खिलाफ. इसी चक्कर में, इसी स्ट्रगल के लिए मतलब कि अपार्थाइड लॉ को दूर कर सके, उसको हटा सके साउथ अफ्रीका से, इसलिए वो जेल में भी रहे 28 साल, 1964 से 92 तक. लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया. हॉरिबल ट्रीटमेंट जो हो रहा था, हॉरिबल डिस्क्रिमिनेशन जो भी हो रहा था, व्हाइट माइनॉरिटी रूल में, यानी कि जो व्हाइट कलर पीपल थे माइनॉरिटी में थे, कम थे संख्या में, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे. फिर लास्ट में जो नेल्सन मंडेला थे और जो इनके जितने भी जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इन्होंने फाइनली डिफीट कर दिया, हरा दिया जो अपार्थाइड लॉ था 1994 में, और वहां पे फाइनली नया कॉन्स्टिट्यूशन बना 1996 में. ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, ये फैक्ट्स आ जाते हैं आपके एग्जाम में. फिर वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो रिमार्केबल कॉन्स्टिट्यूशन बना, बिल्कुल जो पास्ट सफरिंग से उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया. और अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना वो इक्वालिटी बेस्ड था, डेमोक्रेटिक वैल्यू बेस्ड था, और साथ ही साथ सोशल जस्टिस बेस्ड था. फिर हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए चाहिए, लेकिन चाहिए क्यों, है ना? तो क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाता है लोगों के बीच में. ठीक है, कि वो एक साथ रह सके. क्यों? क्योंकि लोगों में सहमति, यानी कि उनको ट्रस्टवर्दी बना रहा है, लोगों में विश्वास दिला रहा है कि जो रूलर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना देंगे या फिर लॉ के ऊपर जाके काम करेंगे, संविधान के ऊपर जाके काम करेंगे. नहीं, जो भी वो काम करेंगे, जो भी उनकी पावर्स होंगी वो लिमिट होंगी, वो लिमिटेड होंगी. और जो पावर्स हैं वो लिमिट कौन कर रहा है उनको, मतलब उस पे लिमिट कौन लगा रहा है? संविधान लगा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाकर कोई भी नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट भी नहीं है, वो जो भी काम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर करेगी. साथ ही साथ वो संविधान क्या बता रहा है कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जहां ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा है, हमें राइट्स दे रहा है, तो वहीं हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे रहा है. यानी कि जहां हमें ये क्या दे रहा है, हमारे राइट्स दे रहा है, हमारे अधिकार दे रहा है, वही हमारे कर्तव्य के बारे में भी बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन.
तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। फिर हम अभी तक हमने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड लॉ था। नेल्सन मंडेला वहां पर उभर कर आए, लीडर बने, है ना, नेशनल कांग्रेस के, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। फिर इसी लिए वो मतलब जेल में भी रहे 28 साल। 1994 में उन्होंने डिफीट कर दिया जो वहां अपार्थाइड लॉ था। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना 1996 में। तो ये हमने क्या पढ़ा, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, वास्ट कंट्री है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो एक इजी टास्क नहीं था कि इतनी बड़ी कंट्री के लिए जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो, रिलीजन बेस्ड डाइवर्सिटी आप बोल सकते हो, आप कास्ट बेस्ड बोल सकते हो, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जहाँ पे एक छोटे से छोटा कानून बनाने के लिए भी बहुत सोचना होता है, मतलब इतना ज्यादा डिबेट और डिस्कशन हो जाता है। वहीं अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो वहां कोई इजी टास्क नहीं है, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका ये दिया हुआ है। साथ ही साथ जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो जब इंडिया पाकिस्तान जो है उनका पार्टीशन हो रहा था, तो बहुत ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की जो है हत्या उसमें हो चुकी थी। फिर थर्ड पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया, यानी कि उनके ऊपर छोड़ दिया कि आपका ये डिसीजन है कि आप इंडिया में रहना चाहोगे, यानी इंडिया को ज्वाइन करना चाहोगे, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहोगे, या फिर अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहोगे। सो इट वाज आल्सो डिफिकल्ट टास्क कि सभी को एक साथ लेकर आना है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन था मतलब तो इक्वालिटी के बारे में बताता था, लेकिन एक्चुअल में इक्वालिटी नहीं हुआ करती थी। फिर जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनको एक बहुत डर था कि जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं क्या ये इंडिया के लोगों के द्वारा एक्सेप्ट होगा, है ना। तो लेकिन सफलतापूर्ण बात ये रही कि किसी ने भी क्वेश्चन राइज नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी सक्सेस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए कि जो भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। फिर हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, यानी कि जो मेकर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ऑलरेडी जानते थे कि उनको किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरह के संविधान की जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम का स्ट्रगल देखा था, यानी कि जो आजादी के लिए स्ट्रगल हो रहा था वो उसी पर बेस्ड था। उनको पता था कि हमारे कंट्री में इन कानून की जरूरत है, तो उसको लेकर आए वो। फिर 1928 में अगर हम देखें कि मोतीलाल नेहरू और उनके 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, उन्होंने ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ड्राफ्ट कर लिया था सभी राइट्स के साथ। ठीक है, फिर जो लोग जो हमारे इंडियंस थे जो कि लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में आपके ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे थे, ठीक है, उनको जो एक्सपीरियंस हुआ उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर गेन किया गया, यानी कि जो जो उन्होंने वहां सीखा, जो भी उनको एक्सपीरियंस हुआ, उनको एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया गया अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। फिर जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसने बहुत अच्छे अच्छे लॉज को लिया, अडॉप्ट किया, कॉलोनियल रूल के जो आप बोल सकते हो गुड लॉज थे उनको भी लिया, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अच्छे लॉज लिए, जो भी पॉलिसीज थी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री की। सो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, मोस्टली कंट्री से जो भी अच्छे अच्छे लॉज थे, जो भी प्रोविजन थे, उनको उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। फिर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब आप ये कह रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी असेंबली है कि इसमें ऐसे मेंबर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ लोगों की उसमें जरूरत थी, है ना। तो वो जो लोग चुने गए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को बोला गया कि ये जो है जो भी लोग चुने गए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कहलाए। ठीक है, ये आपका इसका जो इलेक्शन हुआ वो जुलाई 1946 में हुआ। इसमें टोटल 299 मेंबर्स जो है चुने गए, इलेक्ट किए गए लोगों के द्वारा, मतलब होता है ना वोटिंग के जरिए चुने जाना, इलेक्ट वर्ड है, तो इसमें इतने 299। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। फिर बी आर अम्बेडकर जो है वो चेयरमैन रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के। बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। और जो अडॉप्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 नवंबर 1949 में हुआ, लेकिन जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसलिए हम जो 26 जनवरी को बनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर लास्ट हम पढ़ रहे हैं प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, राइट, जो कि फिलॉसफी बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस पर बेस्ड है। प्रियम्बल को हम सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जो बताता है कि मतलब कैसे लॉज और ऑर्डर होने चाहिए कंट्री के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट को किस तरह काम करना चाहिए,
कैसे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट भी अंडर गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स है, कुछ भी है लॉज वगैरह, कोई कुछ भी काम करेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के करेगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, इसके ऊपर कोई भी नहीं। फिर अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपकी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी होंगी, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सो इसको अच्छे से रीड कर लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।